अच्छा, एक दूसरे नाबगे हैं माजरत के साथ, ये हम दोनों को मैं कर रहा हूँ। नजम अली साहब है इनका नाम। नजम अली साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि जी वो जेएस इन्वेस्टमेंट्स में कोई स्टॉक ब्रोकर या पता नहीं क्या थे। हम उनके जो पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। कहना है कि जी वॉचिंग न्यूज टिकर्स रिस्ट्रक्चरिंग की मीटिंग और मेकिंग इट प्रॉफिटेबल, उनका ये कहना है कि रिकमेंडेशन कहती है कि पीआईए को प्रॉफिटेबल किया जा सकता है जब उसके 49 एयरप्लेन हो जाएंगे 27 से। इफ इट इज नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑपरेटिंग लेवल, अगर ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं है, इसके जो रेवेन्यूज हैं, जो उसका जो रेवेन्यू होगा वो माइनस डायरेक्ट कॉस्ट जो बराह रास्त उसके अखराजात हैं उसकी बाद वो लॉस में होगा। सो जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि 27 से जब 49 जहाज होंगे तो उसका लॉस बड़ा होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती, आई डोंट नो नजम साहब कौन सी इन्वेस्टमेंट्स पढ़ते रहे हैं, क्या पढ़ते रहे हैं। दुनिया में जो इस वक्त मेजर एयरलाइंस हैं वो बुनियादी तौर पर क्या कहते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर खेल रही हैं। और कैपेसिटी वाला, यानी कि ये जो नजम अली साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये वो आर्केक स्टोन एज का कॉन्सेप्ट है जो एविएशन का, जो जिसको बैठ के ये पैडल कर रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे बाबे बैठे हुए हैं जो भाषण देते हैं, जिन्होंने, यानी इनका इन सब का बहुत बड़ा रोल है इस थिंकिंग का। मैं इनको नहीं कह रहा बराह रास्त, ना असद साहब को कह रहा हूँ, लेकिन ये जो थिंकिंग है ना, क्योंकि इन्होंने जाहिर बात है कहीं से उठाई है और उसकी बुनियाद पे उन्होंने किया है। क्योंकि नीचे ये कह रहे हैं कि मैंने नंबर्स नहीं देखे हुए। जब आपने नंबर्स ही नहीं देखे तो आप इतना बड़ा भाषण और ज्ञान कैसे दे सकते हैं? और नंबर्स की बुनियाद पे बजाय उसके नंबर्स के दूसरी रियलिटीज आपने कैसे देखी हैं? सो कहते हैं जी बिगर लॉस होंगे। तो मसला ये था कि एक ज़माने में जब पीआईए बहुत बड़ी एक एयरलाइन थी, तब वो बेसिकली कैपेसिटी पे खेलती थी। इसीलिए पीआईए ने बड़े बड़े जहाज लिए, 450 सीटर जहाज लिए, क्योंकि वो कैपेसिटी बिल्ड करते। तो हफ्ते की एक फ्लाइट होती थी या दो फ्लाइट्स होती थी और वो उस पर खेलते थे। और उस वक्त क्योंकि कंपटीशन नहीं था इतना ज़्यादा, तो वो कैपेसिटी वाला जो फॉर्मूला वो काम करता रहा। अब बाबों ने उसको इतना अजबर कर लिया कि उस माइंड सेट में से, उस हॉल में से, उस दौले शाह के जो जो जकड़ा हुआ है सर, उसमें से निकल नहीं सकते। तो नजम साहब का भी जो थिंकिंग है वो उसी में स्टक है। दुनिया मूव कर चुकी है कैपेसिटी से फ्रीक्वेंसी पे मूव कर चुकी है। दुनिया अब कहती है कि हमें दिन की 4 फ्लाइटें चाहिए, और हम बेशक छोटा मीडियम साइज जहाज लगाएंगे, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए एक वक्त में एमिरेट्स की रोजाना की कराची से दुबई के दरमियान में 7 परवाजें होती थी। उसके अलावा पीआईए की एक फ्लाइट होती थी, डेली की ज्यादा होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। तो आखिर कुछ था जिसकी बुनियाद पे ऑफ कोर्स उन्होंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई। और उस कैपेसिटी को बढ़ाने के बाद इनिशियली उनको लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने मार्केट कैप्चर की और आज उनकी मोनोपोली है। आज वो रेट भी सेट करते हैं, वो पैसा भी कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, और उनका दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी अभी लॉस हो रहा है तो बाद में भी बड़ा लॉस होगा, प्रॉब्लम ये है कि ये एक और इशू की वजह से होगा। फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ प्लेन्स की इंक्रीज होने की वजह से नहीं होगा। यानी मुझे समझ नहीं आती कैसा जाहिलाना किस्म का ये आर्ग्यूमेंट है कि 27 से 49 जहाज होंगे तो उसकी वजह से लॉस ज्यादा होगा। बिल्कुल लॉस ज्यादा होगा अगर माइंडसेट जो है वो परसिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम ऑपरेशंस के ऊपर बात करें, नंबर्स के ऊपर बात करें, चीजों के ऊपर बात करें, दैट डजंट मेक सेंस। आगे चल के कहते हैं कि फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो नेशनल रिसोर्सेज है वो नहीं किए जाएंगे, पब्लिक इज ब्लीडिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस। बात वो ठीक है, इनफ इज इनफ, बिल्कुल जी इनफ इज इनफ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपका जो आइडिया है इसकी बुनियाद पे आपको कंसल्टेंसी नहीं मिल सकती। आप मुझे, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से आपकी ट्वीट्स वगैरह, तो नंबर आपके माशाल्लाह अच्छे टांगे जा रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब इतने चुनने काके नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर चल पड़े। वो भी बड़े क्या कहते हैं ना, घाघ आदमी हैं, वो सोच समझ के करते हैं। और फिर इतनी इंट्रेंच्ड किस्म की ये पीआईए एक कंपनी है, एक इशू है कि इसके अंदर आप जैसे लोगों की दाल नहीं गलेगी। सो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू। मसला ये है कि मैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मेरी एक जाहिर बात है, मेरा तकरीबन अब 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया पीआईए को कवर करते का, एक्टिवली कवर करते का, और मेरा इंटरेस्ट उससे भी पुराना है पीआईए के अंदर। सो 2007 से मैं पीआईए को कवर कर रहा हूँ, और मेरा जो उसके बाद एक एक कंक्लूसिव एक जो असेसमेंट है वो बुनियादी तौर पे मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे है, मेरी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे है, जो मैंने 6 से 7 पीआईए के सरबराहों के साथ डील किया हुआ है।
मेरे जिन लोगों के साथ जूनियर लेवल पे डील करता था आज वो सीनियर लेवल पे हैं, और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनके साथ बातचीत उन सारी नंबर्स को देख के, तो मैं पीआईए के प्रॉफिट एंड लॉस और वो जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून जैसे चीथड़ों की जो फजूलियात की खबरें होती हैं और इस तरह की जो उनकी बुनियाद पे बिल्डनी है, मैं किसी भी हेडलाइन को किसी भी ट्वीट को देख के यानी बता सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस अल्लाह का शुक्र है मुझे कि ये इसका माखिज कहाँ से और ये क्यों क्यों कर रहा है ये शख्स। अब हम आते हैं कि इशू क्या है, क्यों पीआईए टर्न अराउंड नहीं हो सकती। तो हम अगर प्रेमिस हमने सेट कर लिया है, अब इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से मैं शायद बहुत ज़्यादा इस पे लेक्चर देता और दानिशुरी झाड़ता, लेकिन ये मामला आज से तकरीबन 6 साल पहले हल किया गया था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बुनियादी तौर पर मैंडेट दिया था और सेनेट ने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने बुनियादी तौर पर जाकर पीआईए का एक्सटेंसिवली जायज़ा लिया था। और इस कमेटी के अंदर पीआईए के ऊपर एविएशन की कमेटी थी, सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह इसके कन्वीनर थे, और उसके अंदर नून लीग के रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम साहब थे और सेनेटर फरतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी के उसके मेंबर थे। 3 मेंबर्स कमेटी थी। दे वेंट अराउंड, दे स्पोक टू एवरीबडी। और ये बात है पाकिस्तान एयरवेज और पीआईए जो गंदे अंडे अच्छे अंडे वाला जो है ना, उसके बाद का है ये, उसके बाद का एक है जब किया गया। तो इन्होंने मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स ली, दौरा किया, सब कुछ किया, और इन्होंने जो सबसे बड़ी वजह बताई, जिस वजह से मैं कहता हूं कि जो हमारे ट्विटराती दानिश्वर हैं और जो हमारे सोशल मीडियाई एक्सपर्ट्स हैं और एनालिस्ट हैं और टर्न अराउंड के सीवी लेके जो फिर रहे होते हैं कि हमें हायर करो, अल्लाह दा वास्ता सानू रख लो, ये गलत है। पीआईए का मसला इंतज़ामी या फाइनेंशियल या इकोनॉमिक नहीं है। पीआईए इज नॉट एन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस। पीआईए एक सियासी इशू है। पीआईए का मसला एक सियासी मसला है। पीआईए के प्रॉब्लम सियासत है। पीआईए का प्रॉब्लम जो है वो सियासतदान और सियासत हैं और दूसरे अस्करी भाई हैं। ये पीआईए का एक इनहेरेंट इशू है। बाकी सारी चीज़ें इसके ज़िमनी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, असरात हैं। असल जड़ जो पीआईए के कुएं में मरा हुआ कुत्ता है वो सियासत है, और इसका हल भी उस सियासत के मरे हुए कुत्ते को निकालना है, तब जाके मसाइल का हल निकलेगा। और वो क्यों होता है? कमेटी कहती है माजी की हुकूमतों ने इस कंपनी पर दरकार तवज्जो नहीं दी और इसके इंतजामिया में सियासी बुनियादों पर तेजी से तब्दीलियां की गई। मनपसंद अफराद को भर्ती किया गया जिनमें ना तो कोई स्ट्रेटेजिक सोच थी और ना ही ऐसी सलाहियत के वो मुनाफा बख्श मनसूबा बना सकें। तबाही की एक अहम वजह इदारे को सियासत की नज़र करना है और हज़ारों की तादाद में गैर मुनासिब अफराद को सियासी बुनियादों पर भर्ती करना है। ये सब अब पीआईए पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हुए हैं। ये कमेटी की सबसे बड़ी कंक्लूजन ये थी, और मैं इसका वजह बताता हूँ। पीआईए में जैसे ही हुकूमत बदलती है नया सरबराह आ जाता है। अब आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि एक कंपनी जिसकी स्ट्रैटेजी हर 2 से 3 साल, क्योंकि पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर की शेल्फ लाइफ 3 साल है, 3 साल से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि 3 साल से ज़्यादा एक कंपनी की स्ट्रैटेजी, 3 साल में तो एविएशन में प्लान की इम्प्लीमेंटेशन का लेवल आता है। यानी 3 साल के अंदर तो अगर आप कोई प्लान बनाते हैं, कोई आइडिया डेवलप करते हैं, तो उसकी बुनियाद पर उसके असरात दिखना शुरू होते हैं। आपको पता चलता है कि वो कैसे जा रहा है। 3 साल में तो आइडियाज़ ही डेवलप नहीं होते। आप बुनियादी तौर पे एक रूट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर 6 महीने से साल लगता है। आप रूट बंद करना चाहते हैं तो उस पर 6 महीने लगते हैं। आपको असेसमेंट करनी होती है, बाकी सारा कुछ। और उसके अलावा इंतज़ामी तब्दीलियाँ, कैंपेन, सीज़न, क्योंकि सीजन्स के ऊपर होता है। गर्मियों का सीज़न होता है, सर्दियों का ऑफ सीज़न होता है, ऑन सीज़न होता है, वट। तो कहने का मकसद ये कि 3 साल के अंदर, अब पिछले यानी मेरा जो तकरीबन 15 साल का जो एक्सपीरियंस है एविएशन पीआई को कवर करने का, इसमें मैं 15 के करीब जो है वो बॉसेस मैनेज भुगत चुका हूँ। हर साल के हिसाब से, यानी हर 2 साल बाद पीआई का सरबराह एवरेज के तौर पे तब्दील होता है। और वो कौन लोग होते हैं? अब तक मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने बंदे होते हैं। मसलन एक ज़माने में कैप्टन एजाज हारून को लगाया गया। कैप्टन एजाज हारून के बारे में बहुत क्लियरली लोगों को बताया कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के क्लोज हलकों में से हैं। उनके साथ उनकी दोस्ती, उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी के दौर में वो सरबराह थे, वो गए, तो उसके बाद नून लीग वाले आए, उन्होंने अपना बंदा लगाया।
उसको हटा के फिर उन्होंने बुनियादी तौर पर उसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश की, तो बाहर से लोग लेके आए, बर्न्ड हिल्डन ब्रांड को लेके आए। अब वो बहुत अच्छे तरीके से उसने सारा जो है वो बुनियादें ठीक करने की कोशिश शुरू की, तो उसके खिलाफ साजिश होगी, वो बेचारे को बमुश्किल जान बचा के इस मुल्क से भागना पड़ा। उसके बाद आपने पीआईए को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, बिल पास किया, पार्लियामेंट में जाके एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया, और आपने मुशर्रफ रसूल सियान को सीईओ लगाया। अब मुशर्रफ रसूल सियान के साथ क्या हुआ, यानी कि ये मुदाखलत की बातें हो रही हैं, और सिर्फ सियासतदान मुदाखलत नहीं करते। पाकिस्तान में सहाफ़ी बैठे हुए हैं, यानी कि कराची के एक सहाफ़ी हैं, उनकी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी। वो एक पंखे वाले जहाज़ खड़े हुए को, क्योंकि पाकिस्तान में हर पंखे वाले जहाज़ को खड़े हुए को फोकर कहते हैं, लेकिन ये वो वाहिद जीनियस है जिसकी वीडियो में मैंने देखा कि वो पंखे वाला जहाज़ खड़ा हुआ है जो कि फोकर है, वो उसको एटीआर कह रहा है। यानी ऐसे ऐसे नाबगे पड़े हुए हैं जिनको दहाइयाँ हो गई हैं एविएशन के अंदर रिकॉर्डिंग करते हुए, और उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता। तो वो उनके इश्यूज हैं, उनके मफादात हैं, हर साल उनको कोई ना कोई दोस्ती यारी में टिकट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलते थे, वो बंद हो गए। अब उसके बाद उसके ऊपर बात होती है कि जी आपने ये काम किया और आपने वो काम किया, उसकी बुनियाद पे आप करेंगे। अब साकिब निसार साहब को किसी वजह से पंगा ले लिया उन्होंने मुशर्रफ रसूल सियान साहब के साथ। साकिब निसार साहब के को क्लास फेलो थे जो कि रिटायर होने की उम्र तक थे, वो ब्लैकमेल कर रहे थे कैप्टन सॉरी पीआईए के सीईओ को कि जी आप एज जो है वो बढ़ाएं या उनको एडहॉक पे रखें, कुछ इस तरह का करें। उसके ऊपर जो थोड़ा सा स्टैंड ऑफ हुआ, मुशर्रफ रसूल सियान खांसी भी करता था तो सुमोटो आ जाता था। यानी हालात ये थे कि पीआईए ने एवा ज़ूबैक के साथ की चैलेंज किया, चेयरमैन नैब जिसके इख्तियारात में नहीं है कि वो सुमोटो ले सके, उसकी औकात नहीं है, उसका काम नहीं है ये करने का, उसने जस्टिस जावेद इकबाल ने सरतापा, वो जो चुमा चाटी वाले अंकल हैं, उन्होंने एवा ज़ूबैक की वीडियो का नोटिस लिया, और पीआईए के मुलाजमीन अब तक एफआईए की इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, उसके ऊपर नैब की इंक्वायरियां भुगत रहे हैं कि जी वो बाजी गई किस तरह जहाज देते खड़े हुए जहाज के ऊपर। वो एक स्टंट थोड़ा सा था, कोई प्रोमोशनल वीडियोस दुनिया में हज़ारों किस्म की एयरलाइंस पे होती हैं। एक प्रोमोशनल फ़्लाइट शुरू की गई एयर सफारी के नाम से, उनको उधर उतारना था। वहाँ पे साकिब निसार साहब की कोई माशाल्लाह से कोई होंगी या जो भी हैं, उन आंटी को गुस्सा आ गया जहाज़ के को थोड़ा सा आगे पीछे, उन्होंने स्यापा किया, वीडियो बनाई गई उसके ऊपर प्रॉपर, वो वीडियो को बाकायदा प्रमोट किया गया। वो सारे जो तब्दीली और हाइब्रिड रजीम के प्रोपोगेटर्स थे, यूथी और 50 सारे चढ़ दौड़े, उस पर सू मोटो नोटिस लिया गया और फैसला कर दिया गया। यानी कि वो कार्रवाई इतनी मजहगा खेज थी कि मुशर्रफ रसूल सियान का जो लॉयर था पीआईए का, उसको बुला के धमकियां दी गई। साकिब निसार ने धमकी दी, मैं पहली दफ़ा रिवील कर रहा हूँ कि आप ये केस छोड़ दें। उन्होंने केस छोड़ दिया। फिर मुशर्रफ रसूल सियान को केस की पैरवी के लिए वकील नहीं मिल रहा था, और वकील का ना मिलना इतना बड़ा मसला बन गया कि इवेंचुअली मुशर्रफ रसूल सियान साहब का वकील नईम बुखारी साहब हुए, जिन्होंने जाके किया। अब ये मैं लंबी स्टोरी है, तो साकिब निसार साहब ने मुशर्रफ रसूल सियान को फारिग कर दिया। सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।